निकाल लिए, अप्रैल में उनके घर में 0। आदमी आत्महत्या नहीं करेगा तो क्या करेगा? सोच के देखो ये लड़ाई कितनी जरूरी है, ये लड़ाई कितनी अहम है। और ये लड़ाई किसकी है? आपकी है, आपको लड़ना पड़ेगा। ऐसे तमाम सारे उदाहरण हैं, हजारों देश भर में उदाहरण हैं। और एक खबर जो भी मैं बताई है, मैंने अपने लिए बताई। चिंताराम की चिंता हुई दूर, चिंताराम की चिंता हुई दूर। अब आई 36,850 रुपए। आप भी चाहते हैं कि आपको भी पेंशन आए? चाहते हैं? जो हाथ नहीं उठाए उनका कट जाए। हाँ, होशियार आदमी दोनों उठाए। ये लड़ाई वाजिब है या नहीं है? लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? अभी हमारी रैली के बाद एक झूठा कहानी बना दी गई। एनपीएस पर कमेटी बना दी गई। कमेटी एनपीएस में करेगी व्यवहारिक काम। मतलब जो 14% थे वो 16 दे देंगे, हो गया व्यवहारिक। और 16% कौन ले जाएगा? डरते क्यों यार, जोर से बोलो। अच्छा, हमारे यहाँ क्या ईडी आएगी तो क्या मिलेगा? 2 किलो आटा, 4 किलो राशन, और क्या दिक्कत? जिनको डर लगे वो ना बोले, हमको कौन डर? सही नहीं सही है? और अभी जो सबसे खतरनाक खेल हुआ है, अभी जो खतरनाक खेल हुआ, एनपीएस में घोटाला, करोड़ों रुपए प्राइवेट बैंकों में लगाकर उसका ब्याज खा गए लोग। हम कहते हैं एनपीएस पेंशन नहीं है, ये है घोटाला। एनपीएस मतलब घोटाला, लूट है। और लूट चुपके चुपके नहीं, खुल्लम खुल्ला और सरकार के संरक्षण में खुली लूट है एनपीएस। अभी गाजियाबाद से खबर आई, कुशीनगर से खबर आई, लखनऊ से खबर आई, इलाहाबाद से खबर आई। सब जगह एनपीएस का पैसा प्राइवेट सेक्टर के अन्य बैंकों में लगा दिया गया। अब आप जब बुढ़ा जाओगे, रिटायर हो जाओगे, हाथ पैर काम नहीं चलेगा और आप बैंक में जाओगे, पूछोगे हमारी पेंशन कहाँ गई, तो कहेगा कि हमारे यहाँ तो जमा ही नहीं हुई। और जब जमा ही नहीं हुई तो पेंशन किस बात का? बहुत बड़ा घोटाला है। इस दर्द को समझिए और अभी इस पर एक बड़ी कार्रवाई आपको करना पड़ेगा। नहीं, ये जो पैसा कट रहा है 10% ना, पेंशन तो बात छोड़ो, ये 10% पैसा आपके जेब से कट रहा है, वो भी नहीं मिलेगा। सच बता रहा हूं, वो भी नहीं मिलेगा। तो क्या चाहिए आपको? क्या चाहिए? क्या चाहिए? पुरानी पेंशन। बरेली के साथी बैठे हैं, वहाँ एक सांसद जी हैं, बहुत दिन से स्थापित है बरेली में। सांसद जी वहाँ है। उन्होंने कहा कि तुम मेरे घर की होकर के विजय बंधु के मीटिंग में जाती हो, हमारी खिलाफत करती हो। घर घर में लड़ाई हुई। सांसद जी की भतीजी थी, उसने कहा आप सांसद आपको मिलेगी, यहाँ प्राइमरी टीचर हमको नहीं मिलेगी, हमको जाने दीजिए। घर घर में लड़ाई शुरू हो रही है। और उसके आगे बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आपसे जो 2-3 बात महत्वपूर्ण करना है। और इसमें देखिए, एनपीएस निजीकरण, भारत छोड़ो महासम्मेलन, एक भी संगठन का नाम उठा बता देना जो निजीकरण पर बोल रहे हैं, अटेवा के अलावा। कोई बोल रहा है? कोई बोल रहा है? और मैं फिर कह रहा हूं, एनपीएस एक घातक बीमारी है, निजीकरण कैंसर है, कैंसर है। निम्न और मध्य वर्ग के खिलाफ अमीरों का षड्यंत्र है निजीकरण। हम आप यहाँ पर आए हैं, शिक्षा और नौकरी के दम पर यहाँ खड़े हैं। अपने को शिक्षा अलग करो और नौकरी अलग करो, फिर अपनी हैसियत नापो। आप लोग 0। हम गरीब गुरबा किसान मजदूर के घर के बेटे हैं। हमारे पास शिक्षा और शिक्षा के बाद सरकारी नौकरी, जिसके दम पर हम आप यहाँ खड़े हैं। अगर उसको बाहर कर दिया जाएगा तो फिर हमारे साथ क्या होगा? और जो निजीकरण का विरोध नहीं करता, वो अपने बच्चे के साथ अन्याय कर रहा, अपने बच्चे के साथ शोषण कर रहा है। निजीकरण का विरोध करना पड़ेगा। क्या तैयार है सब लोग? निजीकरण का विरोध होना चाहिए, होना चाहिए। और जो मास्टर प्राइमरी के हैं, जो माध्यमिक के हैं, अभी गुंडई करते थे, हम तो माध्यमिक के हैं। आ गया धारा
21 और 18 सांसद जी इसको थोड़ा सा बहुत नोटिस करिएगा और पार्टी इसको उठाए, मैं निवेदन करना चाहता हूं। धारा 21 और 18 पूरा का पूरा चयन बोर्ड जो नेताजी बनाया करते थे, तो इलाहाबाद में हुआ करता था, जहां हजारों लाखों लोग अपना भविष्य तय करते थे, हम लोग उसी चयन बोर्ड से निकल के आए हुए हैं। उस चयन बोर्ड की महत्ता को खत्म करके एक पूरा निकाय बना दिया गया जिसका कोई काम नहीं होगा, और धारा 21 और 18 प्रबंधक के हाथों में दे दिया गया। तो प्रबंधक आपको बुलाएगा, 16वीं सदी में ले जाएगा। कितनी तनख्वाह गुरुजी है? 80,000, आधा घर पहुंचाया जाया करो। ऐसा होने जा रहा है, यही है निजीकरण। इसको हम तो कहते हैं समाजवादी पार्टी को बहुत तेजी से लाना चाहिए। 1 लाख लगभग माध्यमिक के लोग हैं जो चिंतित हैं, इस पर बहुत ताकत के साथ सबको लड़ना चाहिए। और जिस दिन अगर हो गया तो आपकी जो आजादी है, आपका जो स्वतंत्रता है, वो सब खत्म हो जाएगी। अब ऐसे बेसिक हो, विभाग हो, सब जगह निजीकरण का स्वरूप अलग अलग तरीके से डाला जा रहा है, और इसीलिए अटेवा पुरजोर तरीके से निजीकरण का विरोध करता है। और यहां होते होते भी सांसद जी बोले अग्निवीर, अगर कल्पना करो सेना अग्निवीर हो सकती है तो शिक्षक वीर क्यों नहीं हो सकते? सफाई कर्मचारी वीर क्यों नहीं होंगे? सिंचाई वीर क्यों नहीं होंगे? सफाई वीर क्यों नहीं होंगे? डॉक्टर वीर होंगे। सोच के देखो किधर जा रहे हैं। अगर सेना हो सकती है तो कोई नहीं बच सकता, और इनकी नीति है। क्योंकि 2016 में मैं गया था गुजरात मॉडल समझने, तो मैंने वहां पर एक ट्रैफिक पुलिस से पूछा, आप सरकारी हो कि प्राइवेट? ट्रैफिक पुलिस वाला कह रहा है ये सरकारी क्या होता है? कहता 6 घंटे काम करता हूं, 6,000 रुपए मिलता। हम कहे अहमदाबाद जैसे शहर में 6,000 में काम कैसे चलता है? उन्होंने कहा नहीं, ITI की वहां इलेक्ट्रॉनिक की दुकान बैठता हूं, 6,000 वहां पाता हूं। मेरी पत्नी 2 स्कूलों में खाना बनाती है, 18-20,000 रुपए मिल जाता है। ये बात कहते समय वो चिंता में नहीं था, क्योंकि वो सेट हो गया था निजीकरण के भाव में। काफी देर बात होने के बाद उसने कहा आप कहां से आए हैं? हमने कहा लखनऊ से। ये बात 16 की है। कहा भाई सब चिंता न करिए, मेरा भाई दिल्ली गया है, यही पूरे देश में लागू होगा। संघर्ष करो, 16 की बात तुम्हारे साथ, संघर्ष करो, हम तुम्हारे अभी तो ये है। तो ये गुजरात का जो गुजरात मॉडल है नौकरियों को, मैंने उसको देखा अपनी आंखों से। विश्वास न करना, चले जाना। हमारे यहाँ जो शिक्षा मित्र है, जिसको एक सरकार ने पूर्ण रूप से शिक्षक बना दिया, एक अगली सरकार, ऐसी पूरी दुनिया में सरकार नहीं है जो देने के अलावा छीनने का काम किया हो। पहली